क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आखिर हम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल गया? क्यों हम अपने सबसे जरूरी काम को टालते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में कभी आलस नहीं आता? और क्यों पढ़ाई, काम या अपने सपनों पर काम करना इतना मुश्किल लगता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। समस्या यह है कि आपका दिमाग लगातार उत्तेजना यानी स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका है। यही बात थिबॉट म्यूरीज अपनी किताब डोपामाइन डिटॉक्स में समझाते हैं। ये किताब बताती है कि आज की दुनिया में हमारा ध्यान कैसे चोरी हो रहा है और हम अपनी फोकस करने की क्षमता को कैसे वापस पा सकते हैं। किताब का परिचय। लेखक बताते हैं कि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर सेकंड हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें मौजूद हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, वीडियो, गेम्स, ईमेल और मनोरंजन के अनगिनत साधन। समस्या ये नहीं है कि ये चीजें मौजूद हैं। समस्या ये है कि हमारा दिमाग इनसे मिलने वाले छोटे छोटे इनामों का आदी हो चुका है। इस कारण जब हमें कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें मेहनत, धैर्य और फोकस चाहिए, तो हमारा मन उससे भागने लगता है। भाग 1। डोपामाइन आखिर है क्या? अक्सर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन खुशी का केमिकल है, लेकिन लेखक बताते हैं कि डोपामाइन वास्तव में हमें किसी रिवॉर्ड की उम्मीद में एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे हैं, तभी फोन में नोटिफिकेशन आता है। आपके दिमाग में तुरंत सवाल आता है, किसका मैसेज होगा? आप फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम खोलते हैं। एक रील देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आपने फोन सिर्फ नोटिफिकेशन देखने के लिए उठाया था, लेकिन 30 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। यही वह रिवॉर्ड सीकिंग साइकिल है जिसके बारे में किताब समझाती है। अब सवाल है, अगर हमारा दिमाग लगातार ऐसी छोटी छोटी उत्तेजनाओं का आदी हो जाए तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है हमारी अगली समस्या, ओवर स्टिम्युलेशन। पार्ट 2, ओवर स्टिम्युलेशन। असली समस्या कहाँ है? अब सवाल यह है कि अगर डोपामाइन हमारे लिए जरूरी है तो फिर समस्या क्या है? समस्या डोपामाइन नहीं है, समस्या है लगातार स्टिम्युलेशन की तलाश। लेखक बताते हैं कि जब हम बार बार ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हमें तुरंत रिवॉर्ड देती है, तो हमारा दिमाग और ज्यादा स्टिम्युलेशन मांगने लगता है और यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले फोन देखते हैं, फिर एक नोटिफिकेशन, फिर एक मैसेज, फिर सोशल मीडिया, फिर एक छोटा वीडियो, और अचानक आपका दिमाग पहले ही कई छोटी छोटी उत्तेजनाओं से भर चुका होता है। अब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, लेकिन किताब खोलते ही मन कहता है, यार पहले थोड़ा फोन देख लेते हैं। यही है ओवर स्टिम्युलेशन। जब आपका दिमाग हाई स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है तो सामान्य और मेहनत वाले काम बोरिंग लगने लगते हैं। एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। आपने तय किया कि आज 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले आप सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम देखने बैठते हैं। 10 मिनट के बाद 30 मिनट हो जाते हैं, फिर आप यूट्यूब पर चले जाते हैं, फिर कोई मैसेज आता है, और जब आखिरकार आप किताब खोलते हैं तो पढ़ाई आपको बहुत बोरिंग लगती है। समस्या ये नहीं कि किताब अचानक बोरिंग हो गई, आपके दिमाग की स्टिम्युलेशन लेवल बहुत ज्यादा हो गई है। इसलिए अगला सवाल है, अगर हमारा दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड हो चुका है तो आखिर उसे इतना स्टिम्युलेशन कौन दे रहा है? और यहीं से किताब का अगला बड़ा आइडिया शुरू होता है। पार्ट 3, आपका अटेंशन कैसे हाईजैक हो रहा है? आज की दुनिया में आपका अटेंशन बहुत वैल्यूएबल है। कई कंपनियां चाहती हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। इसी कारण नोटिफिकेशंस, रेकमेंडेशंस और पर्सनलाइज्ड कंटेंट जैसे सिस्टम्स आपका ध्यान बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब फोन पर नोटिफिकेशन आता है तो आपको तुरंत उसे देखने की इच्छा होती है। क्यों?
क्योंकि आपको पता नहीं होता कि नोटिफिकेशन के पीछे क्या है। शायद कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, शायद किसी ने आपको रिप्लाई किया हो, शायद कोई इंटरेस्टिंग अपडेट हो। यानी रिवॉर्ड निश्चित नहीं है, और यही अनसर्टेनिटी आपके दिमाग को बार बार चेक करने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपका फोन टेबल पर रखा है, आप पढ़ रहे हैं, अचानक टिंग, आपका ध्यान किताब से हटकर फोन पर चला जाता है। आप कहते हैं, बस नोटिफिकेशन देखता हूं। फोन उठाया, नोटिफिकेशन देखा, फिर आपने दूसरा ऐप खोल लिया, फिर एक पोस्ट दिखाई दी, फिर एक वीडियो, और 20 मिनट बाद आपको याद आता है, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। यही अटेंशन हाईजैकिंग है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ कुछ मिनट गंवाए, लेकिन बार बार होने पर यही छोटे डिस्ट्रैक्शंस आपके दिन के कई घंटे खा सकते हैं। अब सवाल है, क्या लगातार स्टिम्युलेशन सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है? नहीं, ये हमारे लॉन्ग टर्म थिंकिंग को भी प्रभावित कर सकती है। पार्ट 4, इमीडिएट प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस। लेखक बताते हैं कि सफलता के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तरफ धकेलता है। हम जानते हैं कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन तुरंत मिलने वाला टेस्टी फूड ज्यादा आकर्षक लगता है। हम जानते हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन एक और एपिसोड देखना आसान लगता है। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन आराम करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। यानी हमारा दिमाग बार बार पूछता है, मुझे अभी क्या अच्छा लगेगा, जबकि सफलता पाने के लिए सवाल होना चाहिए, मेरे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा होगा। लेखक पेशेंस और कंसिस्टेंसी को लॉन्ग टर्म सक्सेस का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर रात 2 घंटे एंटरटेनमेंट देखता है और कहता है, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। दूसरा व्यक्ति रोज सिर्फ 45 मिनट पढ़ता है। पहले दिन दोनों में कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देगा। 1 महीने बाद भी शायद बहुत बड़ा अंतर न दिखे, लेकिन 1 साल बाद दूसरे व्यक्ति के पास सैकड़ों घंटों की फोकस्ड लर्निंग होगी। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। बड़ी सफलता अक्सर किसी एक बड़े एक्शन से नहीं, बल्कि छोटे एक्शंस को लंबे समय तक दोहराने से बनती है। लेकिन अब एक और सवाल आता है, अगर ओवर स्टिम्युलेशन हमें रोक रही है, तो इससे बाहर कैसे निकले? यहीं से आता है डोपामाइन डिटॉक्स। पार्ट 5, डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? सबसे पहले एक जरूरी बात, डोपामाइन डिटॉक्स नाम थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। लेखक खुद बताते हैं कि साइंटिफिकली ये कहना सही नहीं है कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा डोपामाइन जमा हो गया है जिसे डिटॉक्स करना है। असल उद्देश्य है स्टिम्युलेशन को कम करना, ताकि हमारा दिमाग फिर से कम स्टिम्युलेशन में कंफर्टेबल हो सके। जब स्टिम्युलेशन कम होती है तो डिफिकल्ट और बोरिंग टास्क्स भी कंपैरेटिवली आसान लग सकते हैं। मतलब आपको डोपामाइन को खत्म नहीं करना है, आपको बस उन एक्टिविटीज को कम करना है जो आपके दिमाग को लगातार हाई स्टिम्युलेशन दे रही हैं। एक आसान उदाहरण, सोचिए आपने लगातार बहुत मीठी चीजें खाई। कुछ समय बाद सामान्य फल आपको कम मीठे लग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फल खराब हो गए। आपका टेस्ट बहुत ज्यादा स्वीटनेस का आदी हो गया है। इसी तरह जब आपका दिमाग लगातार शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस और एंटरटेनमेंट का आदी हो जाता है, तो पढ़ाई या किताब पढ़ना बोरिंग लग सकता है। डिटॉक्स का उद्देश्य है स्टिम्युलेशन को कम करना, ताकि आपका दिमाग फिर से सिंपल एक्टिविटीज को अप्रिशिएट कर सके। और इसके लिए लेखक 3 अलग अलग प्रकार के डिटॉक्स बताते हैं। पार्ट 6, 3 तरह के डोपामाइन डिटॉक्स। पहला है 48 आवर कंप्लीट डिटॉक्स। ये सबसे इंटेंसिव ऑप्शन है। इसमें 48 घंटे तक बाहरी स्टिम्युलेशन को काफी हद तक कम किया जाता है। किताब में इंटरनेट, फोन, सोशल मीडिया, मूवीज, वीडियो गेम्स, प्रोसेस्ड फूड और दूसरी स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटी से दूरी की बात की गई है। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं? वॉक कर सकते हैं,
जर्नल लिख सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, अवेयरनेस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या शांत तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा है 24 आवर डिटॉक्स। ये उसी कॉन्सेप्ट का छोटा वर्जन है। और तीसरा है पार्शियल डिटॉक्स। इसमें आप अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करके सिर्फ उसे कम या एलिमिनेट करते हैं। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन गेमिंग है। आपको बाकी सारी चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप तय कर सकते हैं, अगले 7 दिन मैं गेमिंग नहीं करूंगा। उस समय आप खाली नहीं बैठेंगे। उस समय को पढ़ाई, वॉकिंग, एक्सरसाइज, फैमिली टाइम या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में लगाएंगे। यानी लक्ष्य सिर्फ किसी चीज को हटाना नहीं है, लक्ष्य है उस खाली जगह को मीनिंगफुल एक्टिविटी से भरना। अब सवाल है, डिटॉक्स शुरू कैसे करें? इसके लिए लेखक एक सिंपल 3 स्टेप मेथड देते हैं। पार्ट 7, स्टेप 1, अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन पहचानिए। पहला स्टेप बहुत सिंपल है। आपको ईमानदारी से पहचानना होगा कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। लेखक कैन्स और कांट्स की 2 लिस्ट्स बनाने का सुझाव देते हैं। एक तरफ लिखिए, मैं क्या कर सकता हूं, जैसे वॉकिंग, रीडिंग, जर्नलिंग, इंपॉर्टेंट वर्क। दूसरी तरफ, मुझे क्या अवॉइड करना है, जैसे सोशल मीडिया, नेसेसरी ईमेल्स, रैंडम वीडियोस, गेमिंग। फिर खुद से पूछिए, अगर मैं सिर्फ एक चीज छोड़ दूं तो मेरी फोकस सबसे ज्यादा किससे इंप्रूव होगी? एक आसान उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति दिन में 40 बार अपना फोन चेक करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन शायद फोन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फोन कम इस्तेमाल करता है और रोज 3 घंटे गेमिंग करता है तो उसकी बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन गेमिंग हो सकती है। इसलिए किसी और की डिस्ट्रैक्शन कॉपी मत कीजिए, अपनी डिस्ट्रैक्शन पहचानिए, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को आप पहचानते ही नहीं उसे बदल भी नहीं सकते। अब डिस्ट्रैक्शन पहचान ली, लेकिन सिर्फ पहचानना काफी नहीं है। अब आता है स्टेप 2, पार्ट 8, स्टेप 2, बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाइए। लेखक का एक पावरफुल आइडिया है, जिस काम को करना जितना मुश्किल होगा उसे करने की संभावना उतनी कम होगी। इसी को वह फ्रिक्शन कहते हैं। अगर फोन आपका डिस्ट्रैक्शन है, उसे दूसरे कमरे में रखिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, एयरप्लेन मोड लगाइए। अगर सोशल मीडिया प्रॉब्लम है, एप्स डिलीट कर दीजिए या लॉग आउट कर दीजिए। यानी सिर्फ अपनी विल पावर पर भरोसा मत कीजिए। एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि गलत काम करना मुश्किल हो जाए। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपके कमरे में मिठाई का डिब्बा आपके सामने रखा है। आप हर बार खुद से कहते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन हर बार उसे देखकर टेम्पटेशन बढ़ता है। अब वही मिठाई अगर किचन की किसी बंद कैबिनेट में रख दी जाए तो उसे खाने के लिए आपको उठना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा और कैबिनेट खोलना पड़ेगा। इतनी छोटी सी फ्रिक्शन भी बिहेवियर बदल सकती है। यही प्रिंसिपल फोन पर भी लागू होता है। अगर फोन हाथ में है तो उसे चेक करना आसान है। अगर फोन दूसरे कमरे में है तो डिस्ट्रैक्शन की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाना ही काफी नहीं है, गुड हैबिट्स को भी आसान बनाना होगा। अगर सुबह पढ़ना है तो रात में ही किताब और नोटबुक टेबल पर रख दीजिए, ताकि सुबह शुरुआत करने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट न लगे। और अब आता है तीसरा स्टेप, पार्ट 9, स्टेप 3, सुबह सबसे पहले शुरुआत करें। लेखक के अनुसार दिन की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उठते ही फोन या इंटरनेट खोलते हैं तो आप दिन की शुरुआत स्टिम्युलेशन से कर सकते हैं। इसके बजाय सुबह की शुरुआत सिंपल और काम रूटीन से की जा सकती है, जैसे मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, गोल्स लिखना, ग्रैटिट्यूड लिखना या सीधे अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करना। एक आसान उदाहरण, 2 लोगों की सुबह इमेजिन कीजिए। पहला व्यक्ति उठते ही फोन उठाता है, 15 मिनट सोशल मीडिया, फिर मैसेजेस, फिर न्यूज, फिर रैंडम वीडियोस।
जब तक वह काम शुरू करता है उसका दिमाग पहले ही कई चीजों में उलझ चुका होता है। दूसरा व्यक्ति उठता है, पानी पीता है, कुछ मिनट शांत बैठता है, अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम खोलता है और 45 मिनट उसी पर काम करता है। शाम को शायद दोनों के पास बराबर 24 घंटे होंगे, लेकिन उनके दिन की शुरुआत अलग होने के कारण उनका आउटपुट बहुत अलग हो सकता है। इसलिए दिन का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। पार्ट 10, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराएं। अब मान लेते हैं कि आपने डिस्ट्रैक्शन कम कर दिया, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम बचती है, काम शुरू करने का मन नहीं करता। लेखक इसके लिए डे प्लानिंग की सलाह देते हैं। हर दिन सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखिए और उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से कीजिए। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आज सिर्फ एक काम पूरा कर सकता हूं तो वो कौन सा काम होगा जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। फिर उसी काम से शुरुआत कीजिए। एक आसान उदाहरण, आपके पास आज 10 काम है। कमरे की सफाई, कुछ ईमेल्स, शॉपिंग, एक्सरसाइज, एक जरूरी असाइनमेंट। अगर आप रैंडम तरीके से हर काम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो शाम तक शायद बहुत काम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पूरा कर लेते हैं तो दिन का सबसे बड़ा काम पूरा हो चुका होगा। इसलिए प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम पर फोकस करना। लेजर शार्प फोकस कैसे बनाएं? लेखक फोकस डेवलप करने के लिए एक सिंपल रूटीन बताते हैं। एक ही जगह, लगभग एक ही समय, एक स्पेसिफिक ट्रिगर, फिर काम शुरू। डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और बिना इंटरप्शन के काम करें। लेखक लगभग 35 मिनट के फोकस्ड वर्क सेशन की रिकमेंडेशन देते हैं। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आप रोज सुबह 9 बजे अपने डेस्क पर बैठते हैं। आपकी किताब पहले से खुली है, फोन दूसरे कमरे में है, आपका पानी पास में है। आपको पता है कि अगले 45 मिनट सिर्फ एक ही काम करना है। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान। कुछ दिनों बाद आपका दिमाग उस समय और उस जगह को काम से एसोसिएट करने लगेगा। यानी आपको हर बार मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रूटीन खुद आपको काम शुरू करने में मदद करेगी। पार्ट 12, ओपन सिस्टम से बचिए। अब किताब का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ओपन सिस्टम। ऐसी चीज जिसका कोई नेचुरल एंडिंग पॉइंट नहीं है, जैसे सोशल मीडिया फीड। एक वीडियो के बाद दूसरा, एक पोस्ट के बाद दूसरी, एक नोटिफिकेशन के बाद दूसरा। इसका कोई अंत नहीं। इसके अपोजिट है क्लोज्ड सिस्टम्स, जैसे एक डॉक्यूमेंट, एक असाइनमेंट, एक स्प्रेडशीट, एक स्पेसिफिक चैप्टर। इनका एक क्लियर टारगेट होता है। एक आसान उदाहरण, आप कहते हैं मैं सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया देखूंगा, लेकिन सोशल मीडिया आपको ये नहीं बताता कि 5 मिनट बाद रुकना है। इसके बजाय आप कहते हैं मैं अगले 45 मिनट में चैप्टर 3 के 10 पेजेस पढ़ूंगा। ये एक क्लोज्ड सिस्टम है। इसका क्लियर बिगिनिंग है, क्लियर टास्क है और क्लियर एंडिंग है। इसीलिए लेखक दिन की शुरुआत ओपन सिस्टम के बजाय क्लोज्ड सिस्टम से करने पर जोर देते हैं। पार्ट 13, डोपामाइन रिलैप्स से कैसे बचें। मान लीजिए आपने डिटॉक्स किया, कुछ दिन तक सब अच्छा चलता है, फिर एक सुबह आप उठते ही फोन चेक कर लेते हैं, फिर सोशल मीडिया, फिर वीडियोस, और धीरे धीरे पुरानी रूटीन वापस आने लगती है। इसे लेखक डोपामाइन रिलैप्स के रूप में डिस्कस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर रिलैप्स हो जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। लेखक कहते हैं कि पुरानी हैबिट्स वापस आ सकती है और यह असामान्य नहीं है। जरूरी है कि आप अवेयरनेस डेवलप करें और फिर अपनी रूटीन पर वापस लौटें। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपने तय किया था कि सुबह उठकर 1 घंटे तक फोन नहीं देखेंगे, लेकिन एक दिन गलती से आपने फोन उठा लिया। अब 2 रास्ते हैं। पहला,
मुझसे तो डिसिप्लिन होता ही नहीं, अब सब बेकार है। दूसरा, आज गलती हुई, कोई बात नहीं, कल फिर से रूटीन शुरू करूंगा। दूसरा तरीका ज्यादा प्रैक्टिकल है। एक खराब दिन आपकी पूरी प्रोग्रेस को खत्म नहीं करता। पार्ट 14, अपना कॉन्टिंजेंसी प्लान बनाइए। लेखक रिलैप्स से बचने के लिए कॉन्टिंजेंसी प्लान बनाने की सलाह देते हैं। यानी पहले से सोचिए, मेरी फोकस किन सिचुएशंस में टूट सकती है, फिर उसका सलूशन पहले से तय कर लीजिए। एक आसान उदाहरण, अगर आपको पता है कि रात में बेड पर फोन ले जाने से आप 1 घंटे तक स्क्रॉलिंग करते हैं, तो पहले से रूल बना लें, सोने से पहले फोन चार्जिंग पर दूसरे कमरे में रहेगा। अगर आपको पता है कि पढ़ाई के दौरान नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, स्टडी सेशन शुरू होते ही फोन साइलेंट और दूर रहेगा। यानी टेम्पटेशन आने के बाद डिसीजन लेने के बजाय डिसीजन पहले ही ले लें। पार्ट 15, सस्टेनेबल सिस्टम बनाइए। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब पूरी जिंदगी एंटरटेनमेंट छोड़ देना नहीं है। लेखक सस्टेनेबल सिस्टम बनाने की बात करते हैं। ऐसी सिंपल रूटीन जो लंबे समय तक मेंटेन की जा सके, क्योंकि अगर आपका सिस्टम इतना कठोर है कि आप उसे सिर्फ 2 दिन फॉलो कर सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। एक आसान उदाहरण, अगर आप तय करते हैं मैं जिंदगी भर सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, तो शायद कुछ दिनों बाद आप वापस उसी हैबिट में चले जाएं। लेकिन अगर आप तय करते हैं मैं सुबह अपना इंपॉर्टेंट काम पूरा करने तक सोशल मीडिया नहीं खोलूंगा, तो ये ज्यादा सस्टेनेबल रूल हो सकता है। गोल परफेक्शन नहीं है, गोल कंट्रोल वापस पाना है। पार्ट 16, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। लेखक मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, माइंडफुलनेस, वॉकिंग, मीनिंगफुल सोशल इंटरैक्शन और यहां तक कि बॉर्डम को टॉलरेट करने जैसी एक्टिविटीज की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा अगली चीज की तलाश में रहता है, लेकिन कभी कभी हमें बस वर्तमान में रहना सीखना होता है। एक आसान उदाहरण, अगली बार जब आप वॉक पर जाएं, तो फोन मत निकालिए, बस आसपास देखिए, हवा महसूस कीजिए, आसमान देखिए, आसपास की आवाजें सुनिए, अपने कदमों पर ध्यान दीजिए। आपको पता चलेगा कि बिना किसी स्क्रीन के भी आपका दिमाग शांत रह सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बोरियत से भागना बंद करना भी फोकस की ट्रेनिंग हो सकती है। अंतिम संदेश, इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख शायद यही है, आपको हर समय ज्यादा स्टिम्युलेशन की जरूरत नहीं है, आपको अपने अटेंशन की जरूरत है। आज आपका ध्यान कई चीजें मांग रही हैं, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, वीडियोस, न्यूज, एंटरटेनमेंट, लेकिन आपके गोल्स भी आपके अटेंशन की मांग कर रहे हैं और आपका फ्यूचर भी। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपना सबसे कीमती रिसोर्स किसे दे रहा हूं? क्योंकि समय आपके पास सीमित है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ध्यान। जब आप अपना अटेंशन वापस अपने हाथ में लेते हैं, तो डिफिकल्ट काम आसान होने लगते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो सकती है और लॉन्ग टर्म गोल्स पर लगातार काम करना संभव होता है। किताब का मूल उद्देश्य भी यही है, अनावश्यक स्टिम्युलेशन कम करके फोकस वापस पाना। तो आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। सिर्फ 1 घंटा फोन दूर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, सोशल मीडिया बंद कीजिए और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम कीजिए। शुरुआत में मन बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन उस बेचैनी से भागिए मत, उसे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि शायद पहली बार आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होंगे कि हर बार स्टिम्युलेशन की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, आप अपने अटेंशन को कंट्रोल करेंगे तभी अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको अपना जीवन बदलने के लिए और अधिक प्रेरणा नहीं चाहिए, आपको अपने ध्यान को वापस जीतना है, क्योंकि अंत में या तो आप अपने डोपामाइन को नियंत्रित करेंगे या आपका डोपामाइन आपको नियंत्रित करेगा। अगर आप अपने फोकस को मजबूत करना चाहते हैं,
और बिना डिस्ट्रैक्शन के घंटों तक जरूरी काम पर ध्यान लगाना सीखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो की डीप वर्क बुक समरी जरूर देखिए, क्योंकि डोपामाइन डिटॉक्स आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करना सिखाती है, जबकि डीप वर्क आपको बचे हुए फोकस का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। कीप स्टे विद अस, लेट्स गेट इंस्पायर्ड।